रेडॉक्स वाला सेक्शन आपने अप्लाई किया, कंफ्यूजन है किसी के पास? रेडॉक्स बेस जल्दी से कुछ कोई भी डाउट ऑफ शेयर, तो बैलेंसिंग से डाउट हो किसी के पास, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से बेस क्वेश्चन, कुछ भी कंफ्यूजन है, को डाउट किसी के पास दिखाई? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली गई है, इसमें डाउट है आपको? देखो एक बैठ देखो, हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है और इसमें ना हमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये चाहते हैं पूछ लेते हैं, ये बहुत सिंपल है, चलिए दो बार बताइए। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। आपको बताइए, ये फ्री स्टेट में, इसे कहते हैं मुक्त अवस्था, तो कितनी होती है स्टेट? जीरो। ये भी फ्री स्टेट की, दोनों जीरो जीरो। फ्री स्टेट का मतलब होता है किसी और से बॉन्डिंग ना करना। फ्री स्टेट में कभी चार्ज ही नहीं आता, क्योंकि ना तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए होते ना उसने लिए होते, दोनों फ्री स्टेट में। आई बात सब कुछ, तो कंफ्यूजन ना हो, देखो चीजों को ना समझा करें, इसलिए कहता हूं। अब रही बात वाटर की बात, वाटर में जो हाइड्रोजन है +1 है और ऑक्सीजन कितना है? -2। देखो आप चेक करना चाहती हैं, चेक कर लीजिए। ये वाटर का स्ट्रक्चर बनाइए, ये पेयर रखी हुई है, बताओ इस पेयर को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। शाबाश, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसे कौन खींचेगा? फिर ऑक्सीजन। आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज कितना आया? माइनस। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आया? +1। ये इसकी स्टेट आ गई। कितना सिंपल आया, सबको समझ देर हो गया? और बताइए ऐसा क्वेश्चन, और किसी के पास कोई डाउट हो पूछ भी, हम आगे नया शुरू कर देंगे, देखिए आज नया चैप्टर शुरू करना है। और किसी के पास कोई भी डाउट हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड, बैलेंसिंग बेस्ड, वो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी बुक से आप लाइए, आप पूछिए पूछिए, शाबाश निकालिए पेपर, फास्ट है। दिखाइए दिखाइए जल्दी से पूछिए आप, वेरी गुड, लाइए क्वेश्चन नंबर। हाँ जरूर जरूर, देखिए देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है इनके पास ना। 19 20 21 तीनों, 20 और 21, चलिए बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो हमें किसी ने रिएक्शन दिया इस तरह, ठीक है, ये किसी ने रिएक्शन दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो क्या करना है, हमें ये पता लगाना है इन तीनों के कॉफिशिएंट्स क्या होंगे। इन तीनों के कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट मींस जो हम गुणा कर रहे हैं, गुणांक जिन्हें कहते हैं हिंदी में, कॉफिशिएंट पता लगा, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को ना बैलेंस करें, बैलेंस कर लेंगे, तो जो बैलेंस करने से यहाँ नंबर आएंगे उनको लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, बस कल का फंडा लगाएंगे, और बैलेंस करके जो भी यहाँ नंबर आएंगे वो हमारे आंसर है। बस वो कॉफिशिएंट्स है, वो बैलेंस करना सिखा, तो अब हाँ जी, सर हमारा बैलेंसिंग के ऊपर डिस्कशन जो है, बताओ बैलेंस करने में क्या निकालना होता है? एन फैक्टर्स, वेरी गुड। इन दोनों के एन फैक्टर निकाल लेने चाहिए कैसे भी करके। एन फैक्टर क्या होता है? क्या होता है एन फैक्टर? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल की। चलो वेरी गुड, देखिए बातें याद। मैग्नीज की स्टेट में +7 और यहाँ +2 है, कितने का चेंज है? 5। बस इसमें प्लस माइनस से चला 5, एन फैक्टर 5। कार्बन की स्टेट यहाँ +3, यहाँ +4 है, कितने का चेंज है? 1। 1 का नहीं है, एन फैक्टर कितना हुआ? चेंज तो 1 का आया, आपने सही कहा, एन फैक्टर 2 हुआ, क्योंकि यहाँ कार्बन के 2 एटम, मैंने कल भी कहा था। देखिए ऐसे मान लीजिए आप 5 6 लोग बैठे, मान लीजिए अभी कोई, अभी आपको इंस्टीट्यूट वाले पार्टी कर रहे हैं, और पार्टी में कुछ खाने को मंगवाते हैं, तो वो एक के लिए नहीं आएगा, सबके लिए आएगा, क्योंकि सारे हैं ना बैच का पार्ट, थोड़ा कि एक को दे दिया सब बाकी को नहीं दिया, तो ठीक है बात नहीं, सबको बुलाओ ना, सबके लिए हुआ है सबके लिए नहीं हुआ। एन फैक्टर डिफाइन पूरे मॉलिक्यूल के लिए हुआ, पूरे अणु के लिए, जितने भी परमाणु में परिवर्तन हुआ वो सारे लिए हैं। 4 से 3 एक का अंतर है, लेकिन कार्बन के 2 एटम दिखा रहा है, 2 से गुणा रखा हुआ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखो ये ना प्रैक्टिस करके बातें याद रखनी, वरना एग्जाम में गलतियां हो ही जाती है इसकी से। बताओ इनका रेशियो कितना हुआ? 5:2।
तो मोल्स रेशो कितना? 3:5. 10 सिखा था। Yes. देखो यहाँ पे गारंटी से 2 आएगा और यहाँ पे क्या I. आएगा? आएगा समझ? लेकिन जैसे ही यहाँ 2 आया तो मैंगनीज 2 होगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो कार्बन कितने हो गए? 5 10. 10, तो यहाँ 10 आएगा। ये तो खास बात है। वहां वाले जो कार्बन लगेंगे अपने दिमाग से लगाने हैं। ये तो आपने एन फैक्टर से निकाल ली। Yes. अब यहाँ कार्बन 10 हो गए तो वहां 10 लगाएंगे। आ रहा है समझ? Yes. अब बताओ इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 5 20 5 8 28, उधर कितने हैं? 20। तो आप 8 वाटर लगाओ। अब उधर भी 28 ऑक्सीजन। समझ गए? Yes. बताओ उधर हाइड्रोजन कितने हैं? 16 16, इधर 16 लगा। आपकी रिएक्शन बैलेंस वक्त चेक कर लीजिए, 100% रिएक्शन बैलेंस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉफिशिएंट क्या क्या है? 2 5 और 16। देखो ये हमारा आंसर 2 5 16 हमारा आंसर मिल गया। आई बस संतुलित करना। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये तो बहुत बढ़िया बॉल है, बहुत डेंजरस बॉल। देखो अगर सुनिए, इसको लिख लीजिए, बेटर रहेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। जो वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। नोट करिए इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 negative. Number of moles of MnO4 negative. MnO4 negative required to oxidize to oxidize to oxidize 1 mole of ferrous oxalate. 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium will be 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium will be. Option है 0.2, 0.6, 0.4 और 7.5। ये हमारे पास है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ferrous oxalate MnO4 to oxidize 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium में। बहुत अच्छा होता है। आपको इसके मोल निकालने जो इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करें। तब देखें यहाँ पर, जो इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब देखेंगे परिणाम में अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, इनकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब पता लगा पाएंगे। देखो ध्यान देना, ये होता है MnO4 नेगेटिव। आपको किसी को पता है व्हाट्सअप फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्सीलेट किसे कहते हैं? फेरस ऑक्सीलेट। किसी को फॉर्मूला आता है फेरस ऑक्सीलेट का? बनाओ अपने आप फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला। जिसको बताना बताया, पूरी क्लास में सब बोले फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। अच्छा क्या होता है फेरस? फेरस किसे कहते हैं? क्या होता है फेरस? ये फेरस होता है। और ऑक्सीलेट क्या होता है? ये इसका नाम फेरस है, इसका नाम ऑक्सीलेट है। अब ये 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, दोनों दो बराबर बराबर है, दोनों काट देंगे, क्या बन जाएगा? हैप्पी आ रही है बस। अगर फॉर्मूला नहीं दे रखा, हमें कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसे फेरस कहते हैं, इसको ऑक्सीलेट कहते हैं। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन हो रही है। बताओ ये अब देखो, अब एक प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने में ना हमें थोड़ा सा ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करने का आता है ना एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +7 से +2 बढ़ रहा है। देखो सुन लो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक। ये अपनी स्टेट हमेशा +7 से +2 करता है, बिल्कुल फिक्स है ये। इसकी +2 स्टेट हाईली स्टेबल होती है एसिडिक मीडियम में, शर्त है अम्लीय माध्यम में। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन प्योर रेडॉक्स का क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात, अब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। देखो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा,
ऑक्सीकरण करेगा इसका। बताओ क्या बन जाएगा फेरस का? फेरिक। फेरस का बन जाएगा फेरिक। क्या बन जाएगा ऑक्सलेट का? ऑक्सलेट की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो देखो रास्ता समझे मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, सब देखो। इसे फेरस कहते हैं। अगर किसी ने इसको ऑक्सीडाइज किया, इसका ऑक्सीकरण किया, तो 100% फेरिक बनेगा। गारंटी से फेरिक बनेगा, फेरिक। देखिए वेल नोन है अस्काइक ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको? बढ़ाना। बढ़ा के वो ऊपर जाएगा। आयरन के पास दो ही तो ऑप्शन है, +2 +3। आयरन के पास दो ही तो ऑप्शन है, +2 +3, और क्या करेगा? +2 से +3 बन गया बस। तो रिड्यूस करेगा तो +3 से +2 हो जाएगा। दो ही तो ऑप्शन है आयरन के पास। फिक्स है बिल्कुल। पैरिस से पैरिक, पक्का। और पता है आपको ऑक्सीलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? बताओ मुझे, निकाल के बताओ, ऐसे ही निकालो, ऐसे ही माइंड में निकालो। तो पता है इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? एक तो स्टेट जब भी निकाले साइन के साथ बोलो। तो बंद कर दो विंडो को। देखिए +6 कहाँ +6? 4। इसमें कार्बन की स्टेट बताओ कितनी है? गलत, -2 भी मांगा। कार्बन की स्टेट पूछिए मैंने। आप निकाल के देख लीजिए फटा। हाँ निकालिए, निकालिए, आप भी निकालिए जल्दी से, कार्बन की स्टेट निकाल दीजिए। अब और गलत निकाल रहे हैं तो निकाल के दिखाइए, जल्दी निकालिए। सर इसमें कार्बन की स्टेट निकाल। कहाँ, कौन सी कंपोजिशन? इम्पॉसिबल। -3 भी रॉन्ग आंसर। प्लस, ये सही है। कोई बात नहीं, तुषार इज करेक्ट यार, देखिए सब देख लें आप। ये कैलकुलेशन है इसकी। देखो स्टूडेंट्स, नो डाउट कार्बन की स्टेट +3 आ रही है। देखिए सुनिए, कार्बन की स्टेट +3 आ रही है, देखो सब बच्चे यहाँ पे टेंशन में गए। कार्बन की स्टेट +3 आ रही है, पक्की बात है। अब कार्बन को बढ़ाना है, उसको +3 से ऊपर जाना है। किसी को पता है कार्बन की हाईएस्ट स्टेट कितनी है? कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। +4 ही तो है कार्बन की हाईएस्ट स्टेट। आपको मैंने सिखाया था। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वो ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा। तो कार्बन की हाईएस्ट स्टेट कितनी है? +4। कार्बन की स्टेट इससे ऊपर होती ही नहीं। देखो मैथ्स लगाओ, वो गारंटी से +3 से +4 बनेगा, तभी तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की स्टेट +4 होती है। एक चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक, वो आपको सिखाएगा ऐसी केमिस्ट्री। देखो समझो मैंने कैसे डिसीजन लिया। बस अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा। बताओ मुझे इसका एन फैक्टर कितना है? चलिए बताइए। स्टेट 7 से कितनी हो रही? 7 से 2 कितने का चेंज हुआ? बोला भाई, फटा भाई, भाई। यहाँ बताओ एन फैक्टर कितना है? ये है बहुत ट्रिकी। आरएन तो +2 से +3 हो रहा है, कार्बन +3 से +4 हो रहा है। बताओ इसका एन फैक्टर कितना? लगाओ दिमाग अपना। एन फैक्टर डिफाइन पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है 1। टोटल बताओ कितना एन फैक्टर है? 2, 3 है। सुनिए कैसे, 2 से 3 हुआ, कितने का चेंज? 1। और 3 से 4 हुआ, कितने का चेंज? 1। 2 आइटम है, कितने का चेंज? 3। फुल चेंज कितना हुआ? 3 का हुआ। फुल चेंज 3 का हुआ। 2 चेंज तो कार्बन के लिए, एक आयरन के लिए, एन फैक्टर 3। चलो देखो आया ना करना, अगर आप कोशिश करेंगे तो आएगा। घर जाके टाइम देना पड़ता है इन सवालों को। बताओ इनका अनुपात कितना हुआ? तो मोलों का अनुपात, इसके 3 मोल तो इसके 5। पक्की बात। हम बैलेंस बैलेंस नहीं करते पूरा। अब सवाल पढ़ो आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO4 रिलेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेट। आप देखो इसके 5 मोल के लिए कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 5 के लिए 3 खर्च हो रहे हैं, 1 के लिए 3/5, कितना हो गया? 0.6। इसका आंसर 0.6 है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो करेगा ना फिर उसकी रैंक भी कहीं से कहीं चली जाए। नहीं होगा तो फिर हम रेस में से अपने आप बाहर। देखो एक और चीज, आप सब देखिए हिंदी मीडियम से, आपने कभी याद होगा रेडॉक्स क्रिया सबने पढ़ी होगी।
इतने सारे सवाल करते थे, वो लेकर आओ ना मेरे से, कब पूछेंगे? ये नहीं आप घर के नेक्स्ट डे से ही आगे घर जाके क्वेश्चंस करो आप। देखो किताबों में सवाल ढूंढे मिले ना आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे, तो आप लाइए और सब लेकर आए, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब लेकर आए, अब वो लोग लेकर आए। रास्ते में मटिया महल जाके बुक्स खरीदे वहां से, रास्ते में मटिया महल है, सेकंड हैंड बुक लें, जो आपका मन करता है, लेकिन क्वेश्चन तो लेकर आए। तो अगर क्वेश्चन नहीं होंगे ना तो सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं होता है। आपको क्लियर हुआ आपका डाउट था? लोग एक क्वेश्चन करने में कितने पेन लेने वाले, कॉपी करना करो जल्दी जल्दी, जो करना है फास्ट। हमारे बच्चों में यही कमी है, हमारे स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते। ये भी देखिए, बिना मेहनत करे सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सोचे ना ये हवा में ही सब हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। गाँव ने भी थर्ड सीखा ना टेंथ सीखा है। ये आएगा आज के लेक्चर में। हाँ, ये आएगा अभी। मैंने स्टेट निकालना सीखा अभी। और बताइए किसी को कोई स्टेट से कंसर्न, कोई बैलेंसिंग से कंसर्न, कोई रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी ऐसी कोई चीज पूछ सकते हैं। जो आप पूछ रही हैं वो आज के लेक्चर में, बस चले आगे बस, कोई डाउट नहीं, जल्दी जल्दी पूछिए। और डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ के ये और अच्छा लगेगा आपको, और आसान हो जाएगा। ये रेडॉक्स से रिलेटेड है 18। So 18 क्वेश्चन मतलब कितना स्पेस? हाँ 18 श्योर हो जाएगा। देखिए सीधा सुनिए क्वेश्चन। मेरे पास एक कंपाउंड है N2H4, ध्यान दीजिएगा। वैसे इसको हाइड्रोजीन कहते हैं, चलो नेम से हमारा मतलब नहीं है। 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपने में से 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कह रहे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज अ फाइनल कंपाउंड, द फाइनल स्पीशी कह दो आप। नाइट्रोजन की स्टेट निकाली है मेरे को इसमें। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें लिखा हुआ है कि assume that all the nitrogen appear in this, छोड़ो इस बात को, हम डिस्कस ही कर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। आप करना चाहते हैं करके देखो फटा जल्दी, अगर आप चाहते हैं करके देखिए, आप भी थोड़ा सोचिए, बहुत आसान था। एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हमें नाइट्रोजन की स्टेट निकालनी है उस कंपाउंड में। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार एक कोशिश करके देखिए, जल्दी जल्दी फास्ट। हमें आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है स्टार्ट। एक मोल ने अपने में से 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। नहीं, एक मोल लिखा तो है N2H4। टोटल मोल कितने भी हो आपको इससे क्या मतलब है? एक, उसमें से एक मोल क्या, एक मोल ये काम कर रहा है? ये सवाल क्यों क्रिएट करे कि टोटल मोल कितने हैं? ना दे हमें, हम इससे मतलब ही नहीं। एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करी है, ये तो ये कहा ही नहीं कि टोटल मोल में से एक मोल ये काम कर रहा है। ये तो आप अपने ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है जो आप पूछेंगे। एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले, बातें नहीं, जो करना जल्दी से करिए, ये टाइम बचाइए, आगे पढ़ना है। अच्छा मुझे एक बात का आंसर दीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, मैं करता हूँ, टाइम बचता है। सर इसके एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसमें क्या चेंज आया, क्या परिवर्तन आया? ये ऐसा कैसे ही रहेगा? मैं पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, क्या चेंज आया N2H4 कितना? वेरी गुड, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो नया कंपाउंड है, तो एन की स्टेट निकाल लेते हैं, एन की स्टेट को एक्स मान लेते हैं, हाइड्रोजन की +1, सबका सम कितना है +10, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। ये सर, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है।
इसका आंसर ऑटोमेटिकली +3 आएगा। देखो कितना सिंपल हो गया। तो ये N2H4 ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उस पर चार्ज प्लस का 10 आ गया। अब N2H4 ही रहा, N2H4 +10 हो गया ऊपर चार्ज। बस हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर दी। कोई बात नहीं, क्लियर हुआ? होगा, बताइए। ये भी बहुत सिंपल। ठीक है, पढ़िए, सब मेहनत करिए। बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचे ना कि इतना आसान नहीं है, और करना तो पड़ेगा। आया सपोज समझ? जैसे मैटर हम 2 मोल ले लेते, फिर हमने 2 लिख लेते। 2 लिखने से फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 4 काउंट होते। जो इंस्ट्रक्शन होती है उसकी बात मानी जाए। अगला क्वेश्चन सुनिए, देखो ये कितना सिंपल है। देखो, देखना आप में से कौन सोच के बताएगा। देखो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं किसे क्लिक करता है। मेरे पास 3 एलिमेंट है, ये तीनों की अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ए बी सी। ए की स्टेट है +2, बी की +5 है, और सी की है -1। सुनना पहले ध्यान से। इन तीनों को मिला के हमने एक कंपाउंड बनाया। तीनों को मिला के हमने एक कंपाउंड बनाया, उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। ये मुझसे कह रहे हैं उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ क्या। उस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा गया, क्या उसका फॉर्मूला ये होगा, क्या उसका फॉर्मूला ये होगा, ऐसे ना। से उस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा गया। आ रही है बात समझ? उस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछे। अब सोच के बताओ इसे करने की ट्रिक क्या होती है। लिखिए मत, बेकार नोट मत करिए, कोई फायदा नहीं। ए की स्टडी है, बी की स्टडी है, सी की स्टडी है, तीनों को मिला के कंपाउंड बनाया हमने। तो कंपाउंड क्या होगा? देखो ट्रिक बताओ, लिखो मत, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कर पता लगा कैसे लगाए। सब फोकस करिए, देखते हैं किसको पहले याद आता है। मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। तीनों को मिला के कंपाउंड बनाया गया, वो कंपाउंड कौन सा होगा, सवाल ये है। जल्दी जल्दी जल्दी, वो कंपाउंड कौन सा होगा? अरे छोड़ो, कुछ भी है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन ए में क्या है, कुछ नहीं है। आप मुझे क्वेश्चन करके ट्रिक बताइए क्या है। कोई इनको, हाँ। सर की यूनिवर्सिटी को हम कंबाइन करेंगे, जो इनका चार्ज आएगा सर, इन्हें कंबाइन के जो इनका चार्ज है ए के उधर चलाएगा, और जो ए का चार्ज है आपको पता है कितने बी है कितने सी है? आप बोल रहे हैं बी और सी कंबाइन कर लेंगे, पता है कितने बी कितने सी है? बी तो किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में सी 3 है। क्या पता कौन है वो? सोचो कि दिमाग लगाओ, लगा नहीं रहे आप माइंड। बताओ। अभी जो आप कह रहे हो ना तुषार, वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हुआ, शायद आंसर भी आए ना। तीनों को मिला के कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड का फॉर्मूला चाहिए। जल्दी जल्दी से को बताओ, बताए। सोचो, बहुत आसान से ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको, हंसी आई, इतनी सिंपल सी बात थी। सब फर्स्ट वाला कंपाउंड नहीं चाहिए। कैसे पता कैसे लगेगा, हमें नहीं पता कौन सा है। एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सप्लेनेशन तो मेन चीज है, और कुछ है ही नहीं एक्सप्लेनेशन। ऐसी कोई बहुत लंबी चौड़ी बात ही नहीं पूछ रहे हैं। तो पूछा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बस हार गए आप लोग, इतनी जल्दी हार गए। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इतनी जल्दी हारेंगे तो पेशेंट तो पता नहीं कितने सारे मर जाएंगे। मैं सिखाता हूँ, सीधी सी बात है, सुन लो। देखो इनमें से आंसर कौन है। मैं चारों में 1 बाय 1 ए की भी स्टेट रख लूंगा, बी की भी रख लूंगा, सी की भी रख लूंगा। जहां पे सम 0 आएगा वो आंसर है, जहां पे सम 0 आएगा वो आंसर है, दैट्स ऑल। ये हमारा रूल क्या है? रूल हमारा ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज 0। टोटल शून्य आना चाहिए। लो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, देखो चेक करके दिखाता हूं। मुझे नहीं पता ए आंसर है बी आंसर ढूंढ, मैं चेक करूंगा। ए कितने हैं? 3, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6। बी कितने हैं? बी भी 2 है, 2 2 5 10। वो भी प्लस है, वो भी प्लस है। 10 + 6 16, 16 प्लस 2 4 जा 8, 8 इंटू -2 -16। वो +16 वो -16, टोटल कितना हो गया? 0। मेट्रो चांस यहीं पे 0 आ गया। अभी हम बी भी चेक करते हैं, आपको सारे करके
ए कितने हैं? 3 टू 6 प्लस का 6, बी कितने हैं? 8, 8 5 जा 40 प्लस 46 हो गया, वो 6 और 40 46, सी कितने हुए? 2, 2 टू जा -4 और 46 कितना होता है? प्लस 42, इसमें तो 4 जा रहा है, दिस कैन नॉट बी आंसर। ऐसे हर एक को चेक कर लेंगे तो पता लग रहा है आपको, ये आंसर है इसका। जहां पे सम ऑफ स्टेट 0 आएगा वो आंसर हम याद बात नहीं करेंगे, हमें केस को देगा हम तो रख के चेक कर लेंगे। चाहे आप थर्ड चेक कर लो, ये लो देखो आप चेक कर लो, थर्ड भी चेक कर दो, बताओ मुझे थर्ड में नेट स्टेट कितनी आ रही? आप लोग दिमाग लगाओ, रखो ए की स्टेट, बी की स्टेट, सी की स्टेट, +3 आ रही है, शी कैन बी राइट है। 2 और 5 7 और 2 टू द -4, राइट साइड कह रही है, +3 आ रही है, तो किसी में 0 तो नहीं आ रही, 0 पहले में आ रही है, पहला आंसर है। बस और कुछ तो नहीं पूछना। और किसी के पास को डाउट? तुषार वो कंफ्यूजन, तुषार पढ़ना नहीं शुरू करा दी, कब करेंगे? दिवाली के बाद? और कुछ प्लान कर रखा हो? बसंत के बाद? होली के बाद? पढ़िए तुषार जी, पढ़िए, स्टडी करिए, प्रॉब्लम से करिए। देखिए जब तक प्रॉब्लम करी नहीं आएगी तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं। मैं आपको डेली कहता हूँ, प्रॉब्लम करने से ना माइंड खुलता है, माइंड और शार्प होगा आपका। देखो नए नए फंडामेंटल आ रहे नहीं आ रहे यार, सबकी स्टेट का सब चेक कर लूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं, हम सोच ही नहीं पा रहे इस बात को। चलो खैर आगे बढ़ना शुरू करते, लिखिए हमारा आज का हेडिंग है, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रो, हाँ बताओ कुछ कहना, लिखिए टॉपिक, जल्दी बताइए। तो मैं अगर आप अपना आपकी उनके पास बना लेता हूँ, आपका एड्रेस क्या है मेरा लिखिए। मैडम ऑफ्टो से यहाँ कैसे ले लें, ये कॉलेज चलता है यहाँ पे, ऐसे नहीं आ सकते किसी भी टाइम। अरे वहां नहीं, वहां तो इम्पॉसिबल। चलो हम अभी डिसाइड करते हैं, तुम जाते हुए डिसाइड कर, कोई दूर पास नहीं होता, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, पता लगा मेडिकल में आपको ड्यूटी मिल गई तो आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे, आपको मेडिकल में जॉब मिल गई और 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तो आप जाएंगे नहीं जाए, भागे भागे जाएंगे। हाँ बोले 1 लाख रुपए मिल रहा है, क्यों छोड़ो। अभी भी इसको मानिए ना, ये शुरुआत है, शुरुआत है ये। देखिए आर्टिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बातें नहीं बातें नहीं। चलिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो वर्ड से हिंट मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। देखो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कैसे, आप सब रुकिए 1 मिनट से नहीं। देखो इस केमिस्ट्री में 2 चीजें करेंगे हम, या तो हम क्या करा करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया करेंगे। हम इन दोनों का ना इंटर कन्वर्जन स्टडी करेंगे, समझ रहे हो आप, इनका इंटर कन्वर्जन, ध्यान दो। या तो केमिकल एनर्जी से क्या बन रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये काम पता है किसमें होता है, एक सेल में होता है, उस सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं उसको, गैल्वेनिक, सुना आपने, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, हिंदी में गैल्वेनिक ही कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ये सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लीजिए अभी लाइट चली जाती है, तो हमारे मान लो बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्वर्टर बैटरी से लाइट आ जाएगी। इन्वर्टर बैटरी में ऐसा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सोचो कभी आप, मोबाइल को आपने सुबह एक बार चार्ज कर लिया, सारा दिन चल रहा है, क्यों, क्या चल रहा है इसके अंदर, इसमें एक सेल लगा हुआ है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, वेरी सिंपल। जरूरत ही नहीं है शाम तक रात तक मोबाइल काम कर सकता है, बोलो। ये किसका उल्टा होता है, उस सेल को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो केमिकल एनर्जी बनती है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो सुन लें, सेल के प्रकार होते हैं, एक सेल होते हैं गैल्वेनिक सेल, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और एक ऐसे सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। अब इस चैप्टर में दोनों तरह के सेल पढ़ने हैं, हमारा काम यही है, हमारे इस पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, इन दो एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन पढ़ना है, या तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से केमिकल।
और जिस ब्रांच में इनका इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आ गया समझ? ठीक है, क्लियर है? ये है विद्युत रसायन जिसे कहते हैं। अब देखिए यहीं से छोटे से सवाल बन गए। किसने पूछा व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल क्या होता है? क्या कहेंगे आप? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल, नोट करो फटाफट। डिटेल पढ़ेंगे आ जाएगा आपको। घर दूर है पास है फिर मैटर नहीं करता। यहाँ ऐसे नहीं आ सकते ना, किसी भी टाइम डाउट है। मैं तो घर पे कुछ 7 बजे बुला लेता, 8 बुला लेता। यहाँ तो एक टाइम है। आपको कौन सा ऑटो से आना है, कौन सा कोई वो नहीं पता है। एक कंबाइन रिक्शा करिए आप सब मिलके। 50-60 रुपीज लगेंगे, 100 रुपीज लगेंगे, सारे मिलके घूमते घूमते यहाँ पर। डाउट्स के बिना हम छोड़ें, डाउट तो नेसेसरी है। और जो पढ़ेगा उसको डाउट भी आएंगे। जो पढ़ेगा इसको डाउट ही नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना डाउट्स और बढ़ते चलेंगे। ये नेसेसरी है। फिर आप डाउट डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके कंफ्यूजन खत्म होंगे, तभी सिलेक्शन। बहुत लंबी स्टोरी है। एक एक चैप्टर के लिए ऐसे करना पड़ेगा कि चैप्टर के लिए और मेहनत चाहिए। ठीक है जी, ये था हमारा मेन एम। इन दो एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन स्टडी करो। केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए इसको रब कर रहे हैं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है। जैसे नीट में 100% क्वेश्चन आएगा, आईआईटी के अंदर भी आएगा। दैट इज कम दिस, हटाओ इसे। इसे कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नोट करिए हेडिंग, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसे कहते हैं फैराडे के नियम। फैराडे के नियम कहते हैं इनको। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और यहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है यहाँ से, गारंटी से न्यूमेरिकल। बात ना करी को भी स्टूडेंट। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखो, समझते हैं क्या होता है फैराडेज लॉज। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए, सब सुनिए, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इसको हिंदी में विद्युत अपघटन कहता है। देखो आपको शॉर्ट में सिखाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे NaCl। और ये NaCl ना फ्यूज्ड है। फ्यूज का मतलब होता है पिघला हुआ, बिल्कुल मेल्ट। और हमने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दी, बैटरी। देखो इसको बैटरी से जोड़, ठीक है जी। ये हमने सेल बना दिया। क्या होगा, जो इस बैटरी से करंट आएगी ना, आएगा, तो ये NaCl आयंस में टूट जाए। ये NaCl अपने अणु में टूट गया, ठीक है। इस बार जो ये आपको नीचे दिख रहा है ना, इसमें Na+ भी है, Cl- भी। जो प्लस वाले आयन है वो जाएंगे अपने आप माइनस इलेक्ट्रोड के पास यहाँ। और जो माइनस वाले हैं वो आएंगे अपने आप प्लस के पास। देखिए ध्यान दीजिए कैसे। सोडियम आयन जाएंगे कैथोड पे। अच्छा क्यों जा रहे कैथोड पे? क्यों जा रहे? क्योंकि इन्हें अपना रिडक्शन चाहिए। क्या चाहिए? अपचयन। और अपचयन होता कहाँ है? कैथोड पे ही होता है। देखो सीधी सी बात, रिडक्शन होता ही कैथोड पे है। ये जा रहे इसलिए कैथोड पे, देखो कैथोड पे गए, इलेक्ट्रॉन लिया और जाके वहां डिपोजिट हो गए। क्या हो गए? उसको डिपोजिट कहते हैं। डिपोजिट में इकट्ठा होना। जाके वहां बैठ गए, देखो यहाँ बैठ जाएंगे इसको तो। देखो यहाँ सारे में सोडियम इकट्ठा हो गया। इस पूरी प्लेट के ऊपर आपको सोडियम दिखाई देगा। ऐसे Cl नेगेटिव करेंगे, वो एनोड पे जाएंगे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और Cl कुछ होता नहीं है, Cl मिलकर क्लोरीन का मोलिक्यूल बना लेंगे, अणु बना लेंगे। और वो अणु उसके ऊपर आगे बैठ जाएंगे। क्लोरीन गैस भारी होती है ना, तो उसके ऊपर आगे ऐसे बैठ जाएगी। देखो आप ध्यान से, देखो ऐसे आगे बैठ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बनी?
देखो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसका नाम होता है वैद्युत अपघटन। यहां से देखो आप, हमने सिर्फ करंट पास किया, हमने सिर्फ करंट पास किया और करंट पास करके सब चीजें अपने आप होती चली गई। तो कैथोड पे गया, कोई एनोड पे गया, किसी को रिडक्शन चाहिए, किसी को ऑक्सीडेशन चाहिए, और पता है क्यों चाहिए? इनके ऊपर चार्ज है और इन्हें क्या होना है, चार्जलेस, आवेश रहित। अब जो प्लस वाला है वो आवेश रहित कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके, लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कैथोड पे। ऐसे ही उसके पास माइनस का चार्ज है, उसको अपना माइनस चार्ज खत्म करना है, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और निकालने वाला काम कहाँ होता है, एनोड पे, तो आपके सामने। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कैथोड पे गया, कोई एनोड पे गया, किसी का रिडक्शन हुआ, किसी का ऑक्सीडेशन हुआ। इस सब पूरी प्रक्रिया को, पूरी घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और काम की बात है, देखिए ये जो सेल है, कोई जानता है किस तरह का सेल, ये जो सेल है ये काम एक सेल के अंदर होगा ना। ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप ध्यान से देखें, ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन करवा रहा है। इस सेल ने देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। देखो आप ध्यान से देखो, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस ना कुछ लॉज हैं, वो लॉज पढ़ने हैं, नोट करो आप हेडिंग पहले इसको नोट करो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन कहते हैं इसके हिंदी में। और आगे से याद रखें कैथोड क्या होता है, जहां पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। और एनोड क्या होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और एक सेल बना हुआ है, काम पूरे एक सेल में हो रहा है। इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो अब टॉपिक पढ़ते हैं, फैराडेज लॉज के, क्या है फैराडे के नियम। स्टार्ट। ठीक, कर दूं, देखिए अब इसके ऊपर कुछ लॉज हैं, वो लॉज समझने देता हूँ। अब देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, तो ध्यान दीजिएगा। देखो अभी आपके सामने ना, ये जो मास तो यहाँ डिपॉजिट हुआ, अब कुछ मास यहाँ डिपॉजिट हुआ, हुआ नहीं हुआ, डिपॉजिट में से इकट्ठा होगा। देखो फैराडे ने एक आता, नोट रखता है, ये जो मास डिपॉजिट हुआ ना, वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात, आपने बैटरी से कितना करंट पास किया, और दूसरी बात कितने टाइम के लिए पास किया। समझ रहे हैं आप, एक तो कितना करंट आ रहा है, दूसरा सवाल है कितने टाइम के लिए। ओके, देखो ये बहुत बड़ी बात है, देखो समझने की कोशिश करना। एक तो कितना करंट है, सेकेंडली कितनी टाइम की। ये तो एक तरह से उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी, उसकी इंटेंसिटी, इसे हम कहते हैं कैपेसिटी। पहले तो समझ आएगी। जैसे हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी, एक तो हम काम कितने अच्छे से कर रहे हैं, और सेकेंडली कितने
टाइम के लिए कर, ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आप घर पढ़ने बैठे, 10 मिनट पढ़े बस, थक गए। और एक पर्सन 2-3 घंटे से 4 घंटे से लगातार पढ़ रहा है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहली बात तो हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, वो तो हमारा करंट है, ये समझो, ये हमारी है आदत। दूसरा, हम कितने टाइम के लिए करें। तो इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने से क्या बन जाएगा, आईटी। और आईटी को फिजिक्स में क्या कहते हैं, चार्ज। क्यू, क्यूज को टू आईटी होता नहीं होता। देखो ये फॉर्मूला बन, ये है फ्राडे का फर्स्ट लॉ। देखो इसे फ्राडे का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इतना सिंपल। फ्राडे ने ये कहा था, द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। आप कितना चार्ज पास करेंगे, अगर चार्ज ज्यादा पास करेंगे तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, और चार्ज कम पास करेंगे तो कम मास डिपॉजिट होगा। इसे कहते हैं फ्राडे का फर्स्ट, फ्राडे का प्रथम नियम। आई बात सबको समझ क्लियर हुआ, कितनी कॉमन सी बात है, कितना सिंपल। ओके, नोट करो, मैं से लिखवा देता हूँ फटाफट। ये डेफिनेशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the mass deposited during electrolysis, the mass deposited is directly proportional to the mass deposited is directly proportional to the charge passed through the electrolyte. During electrolysis, the mass deposited is directly proportional to the charge passed through the electrolyte. आपने कितना आवेश पास किया, सब कुछ इस आवेश के ऊपर निर्भर करेगा, इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा बनेगा, अगर चार्ज कम होगा तो मास कम बनेगा। आई बात समझ, तो एन क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे कहते हैं फ्रेडो का फर्स्ट लॉ। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान दीजिएगा, क्यू को तो पता ही है आपको, आईटी है, तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए। इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाना चाहिए। देखिए जो कांस्टेंट है ना, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इस जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, से बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बड़ा इसका मुश्किल से नाम है, हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये टॉपिक ना पहले फिजिक्स में होता था, ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, शॉर्ट में इसको ईसी कहते हैं, ईसी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो फॉर्मूला बनता है इसको टू जेड आई टी, लेकिन ये जेड क्या हमें सीखना पड़ेगा, नोट कर लें आप फटाफट। स्टेम एन आई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो द्रव्यमान है ना, वो आवेश के समानुपाती है। ये आईटी क्या है, आईटी को हम क्यू कहते हैं, क्यू आवेश, ये एम क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसको हटा के हमने वहां पे जेड लगा दिया, जेड, जेड एक कांस्टेंट है। जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बातें नहीं करनी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हिंदी में नाम है इसका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई बात समझ, तो फॉर्मूला बन गया एम इसको टू जेड आई टी। एम क्या है, मास, ग्राम। आई क्या है, करंट, आई करंट किसमें, एम्पियर में। टी क्या है, किसमें, सेकंड्स में। और जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो जरा इस जेड के बारे में समझते हैं, एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है। तो ये जेड क्या चीज है, तो ये कांस्टेंट। इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, आई को 1 ले लेते, टी को भी 1 ले लेते हैं, तो एम इसको टू क्या आ गया अपने आप, जेड आ गया, नहीं आ गया। इसका मतलब जेड क्या चीज है, जेड मास है, मास है, मास डिपॉजिटेड है। लेकिन कब, जब 1 एम्पियर करंट पास करेंगे 1 सेकंड के, आई बात समझ। अगर इस सेल में आपने 1 एम्पियर करंट पास किया 1 सेकंड के लिए, जो भी वहां मास इकट्ठा होगा, जो भी मास डिपॉजिट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जेड। समझ गया आप?
ये कर रहे हो आप, देख लो यहां से, देखो सोचो, एम इसको टू जेड नहीं आगे, तो जेड इसका मतलब मास ही तो है, जेड मास ही तो है, लेकिन कौन सा मास, जो जो डिपोजिट होगा एक एम्पीयर करंट पास करने से 1 सेकंड। आप चाहे इसको पूरे को एक कूलम चार्ज कर दो, एक कूलम आवेश भी कह सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्यू इज टू आई टी, आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, तो क्यू इज टू क्या आ गया, 1 कूलम आ गया नहीं, बोलो। लिखो आप जेड क्या चीज है, लिखो जेड, लिखो सर, ठीक है, जेड इज अ मास डिपॉजिटेड, जेड इज अ मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 ampere current is passed for 1 second. When 1 ampere current is passed for 1 second, Z is a mass deposited when 1 ampere current is passed for 1 second. आया समझ, 1 ampere current is passed for 1 second, or when 1 coulomb charge is passed, or when 1 coulomb charge is passed. आई बात समझ, 1 coulomb charge is passed, अगर आपने 1 कूलम आवेश पास किया, जो भी वहां मास डिपोजिट हुआ वो जेड है, वो जेड है। एक बात नोट कर लें, जेड इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जेड इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था, क्या होता है इंटेंसिव, जो किस पे, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नेचर पे, प्रकृति पे। देखो अगर इस सवाल में कॉपर होगा तो कॉपर का जेड अलग होगा, सिल्वर का जेड अलग होगा, जिंक का जेड अलग होगा, गोल्ड का जेड अलग होगा, प्लेटिनम का अलग होगा, हर एक का जेड अलग अलग होगा, ओके। जेड ना क्या है, कंज्यूम प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब अमाउंट इंडिपेंडेंट, जो सर किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, जेड नेचर पे डिपेंड करता है। आई बात समझ, न्यूमेरिकल में कॉपर आएगा तो जेड अलग होगा, सिल्वर आएगा तो अलग होगा, है, मैग्नीज आएगा तो अलग होगा, हर एक का जेड अलग अलग होगा। ये जेड की सबसे खास बात है, जेड सबका अलग अलग है, क्योंकि जेड नेचर डिपेंडेंट है, नेचर हर एक की प्रकृति अलग अलग है, तो जेड तो अलग अलग होगा ही। आई बात सबको समझ, एक बार यहां तक पढ़ो सब लोग, मैंने बताया जो रीडिंग करो, एक बार शुरू से पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आगे अभी और डिटेल सिखाते हैं, आप पढ़ के देखो सब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी डेफिनेशन पढ़ो, 2 तरह के सेल बताए मैंने आपको, वो सेल की डेफिनेशन पढ़ो, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सिखाया, कैथोड क्या है, नोड क्या है, ये सब रीडिंग करो। और फिर आया फ्राइडे का फर्स्ट लॉ, अच्छे से पढ़ लो, 2 बार अच्छे से पढ़ो, मैं भी सवाल पूछूंगा आपसे, आया। ठीक है, सबको आया समझ, ठीक। अच्छा चलो देखो, अब नोट्स में देखो, ऐसे बताओ, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, आप बताओ क्या होता है गैल्वेनिक सेल, हिंदी में बता दो, बैठे बैठे एनर्जी को, शाबाश, वेरी गुड, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वेरी गुड, कैथोड किसे कहते हैं, तो जहाँ पे एफर्ट, जहाँ पे रिडक्शन होगा, शाबाश, एनोड क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो एनोड पे तो अपने आप ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऐसे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। और फ्राइडे का फर्स्ट लो क्या है, आप बताइए, फ्राइडे का प्रथम नियम क्या है, जो मास डिपॉजिट हुआ वो आवेश के समानुपाती हुआ, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत, जो ये जेड है जेड, अगर अच्छा मैं एक काम करूं, ध्यान देना, देखते हैं एक नया सवाल बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे करंट करंट को डबल कर दें, करंट को डबल कर दें,
टाइम को भी डबल कर दे, बताओ जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट को भी डबल कर दिया, टाइम को भी डबल कर दिया, जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? जेड भी डबल हो जाएगा। आप कह रही जेड 1/4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग भी सोचो, आपने कोई आंसर नहीं दिया। दोबारा सब सुन लें, दोबारा सब सुन लें। करंट को डबल किए, टाइम को भी डबल कर दिया, आई भी डबल, टी भी डबल, दुगुना दुगुना, सब जानते ही। जेड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, जेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप आंसर बताओ सीधे। डबल होगा। मैं तो जेड की बात कर रहा हूँ, जेड। जेड 4 गुना कम हो जाएगा, जेड 4 गुना कम हो जाएगा, जो भी आप कह रही हैं पीछे। जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ ही फर्क पड़ेगा। क्यों? वो समझ लिया क्या कह रही है? तो 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। सर इनसे बात करो, सामने बैठे हैं ऑफिस में। इसका आंसर पता क्यों? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शी इज राइट। अब सुन लीजिए क्यों। जेड, जेड सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। एक मिनट, जेड डिफाइन कब हो रहा है? जेड की परिभाषा क्या है? जब 1 एम्पियर करंट पास होगा 1 सेकंड के लिए, जो मास डिपोजिट होगा वो जेड है। अब चाहे आप करंट को डबल कर लें, चाहे टाइम को 10 गुना कर लें, जेड कह रहा मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं डिफाइन ही तब हुआ हूं, मेरी परिभाषा तब आई जब 1 एम्पियर करंट पास होगा 1 सेकंड के लिए। आप समझ पा रही हैं? बोलो। देखिए, समझ के देखिए ना क्या कहना चाहते हैं। जेड की एक खास बात है, जेड डिपेंड्स अपॉन नेचर ओनली। जेड से प्रकृति में निर्भर करता है। जैसे एक छोटी सी बात, एक मिनट, जैसे आजकल इतने फीवर चल रहे हैं, ध्यान दो। आपको चेक करना है किसी को डेंगू है या नहीं। तुम क्या करेंगे, उसका ब्लड लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और उसका टेस्ट कर लेंगे। अब ध्यान देना, अब ब्लड कितना लें? अच्छा, इतना से लें, या एक बोतल ले लें, या उसकी गुड़ी में 4-5 बोतल निकाल लें? क्यों? क्यों भाई? इसका रीजन है, जितना डेंगू एक बूंद में ना, वही पूरी बॉडी के अंदर है। वो प्रभाव पूरी बॉडी में रहेगा। समझ रहे हो आप? ये नहीं कि ज्यादा ब्लड लेके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पता का 4 बोतल ब्लड निकाल दिया अपने पेशेंट की, आपने ऐसे ही मार दिया, तो ऐसे ही मर गया बेचारा, डेंगू चाहे नहीं भी था। अब ब्लड निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे। ऐसा नहीं होता ना कभी भी। तो उसका रीजन है। तो जो डेंगू है ना, अगर वो हल्का सा भी हो गया तो वो उतने ही रिजल्ट देगा। वो क्या है? अबाउट इंडिपेंडेंट। ब्लड की एक पीएच होती है, पीएच। हर एक को पता ब्लड की पीएच है। आपको पीएच निकालनी है किसी के ब्लड की, थोड़ा सा ब्लड सैंपल लो और उसकी पीएच निकालो लैब के अंदर। अब ये नहीं पूरी बोतल ब्लड निकालना, बट पीएच भी क्या है? अमाउंट इंडिपेंडेंट। समझ पा रहे हो? ऐसी जेड की खास बात है। आप करंट को डबल कर लो, टाइम डबल कर लो, ये एम तो बदल जाएगा, एम बदल जाएगा, जेड कभी नहीं बदलता, क्योंकि जेड सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पे। एक और सुनो, एक मिनट रुको। आपने कभी, सबने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, सब क्लास 9-10 से पढ़ते आते हैं, और इसके ऊपर रो इनटू एल बाई, पता है? आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ वायर है ना, तार की लंबाई। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का जो वो बोलते हैं, क्षेत्रफल वगैरह बोलते हैं, वट। रो क्या है? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, विशेष प्रतिरोधी बोलते हैं इसको। बताओ, एल को डबल करने से इस पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, राइट। इस रो की भी ये खास बात है, ये डिफाइन तब होगा जब L1 होगा और A1 होगा। जब L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1, तो R इस पर तो रो आएगा। इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन लेंथ और एरिया 1-1 होने चाहिए। इसलिए चाहे आप लेंथ को 10 गुना कर लो, चाहे 100 गुना, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रो कह रहा मेरी वैल्यू उतनी रहेगी, बिकॉज आई एम डिफाइंड वेन लेंथ एंड एरिया आर यूनिटी। समझने की कोशिश करो, इनको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे। नेचर, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अब अंडरस्टैंडिंग बन गई सबको, तो इसमें कंफ्यूजन हो, ठीक है? तो जेड की क्वालिटी लिख लो इस बात को, जेड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड टाइम।
ये भी लिख लो, चाहे सेंटेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड टाइम। इसका मतलब करंट और टाइम से इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा उस साइड हो जाएगी, इनको लिखने में सर मुझे इसको लिखना है चौक से, या थोड़ा इधर जाए कर दी, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड टाइम। सबको आगे समझ, तो ये इसकी खास बात है। चलिए बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट, देखो ये जो जेड वाली अप्रोच है ना, ये फिजिक्स वाली अप्रोच है। आप कभी फिजिक्स बुक पढ़ना, वहां पे कोई जेड मिलेगा। हमारी केमिस्ट्री में क्या होता है, जेड को ना ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। आप कभी भी वो बुक उठा लो, चाहे नीट की चाहे आईआईटी की, आपको जेड कहीं मिलेगा ही। फिजिक्स वाले जेड से पढ़ाते हैं, अब हमें जेड को तोड़ना पड़ेगा। इसे क्रैक करना जरूरी है। जब तक इसे क्रैक नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। और देखिए इसे क्रैक करने के लिए क्या करें। अब एक हेडिंग नोट करो आप, फिर दोबारा इस टॉपिक पे आना पड़ेगा। 1 फैराडे, नोट करिए हेडिंग, 1 फैराडे। 1 फैराडे, 1 फैराडे। आपने कभी सुना है 1 फैराडे क्या होता है? तो जानते हैं 1 फैराडे किसे कहते हैं? व्हाट इज 1 फैराडे? पढ़ा कभी आपने? 12th क्लास में आता है 1 फैराडे क्या होता है? इसको पता हो बताए, जल्दी से बताए। नहीं पता? देखो डेफिनेशन, इट इज अ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पीछे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक एक मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को बोलते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को हम इसे कहते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो मतलब समानी, सर बोर्ड में देंगे सब कुछ। देखो सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, हम केमिस्ट्री में सारा काम मोल की टर्म्स में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ना एक मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये जो वैल्यू यहां से आती है, ये आएगी 96487 कूलम, जिसको हम लगभग 96500 मान लेते। देखो ये जो आवेश आया 96500, इसे कहते हैं 1 फैराडे। इसे 1 फैराडे कहा जाता है। सब सुन ले ध्यान से। 1 फैराडे क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को बोलते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को। क्लियर हुआ है? देखिए ये 12th क्लास में देखो डेफिनेशन थी, आपको याद ही नहीं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को बोलते हैं 1 फैराडे। आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही होगा ना, 1 मोल का कितना है? 1 मोल का बराबर जानते हो ना, एवोगैड्रो नंबर, उससे गुणा कर दो आप। तो जो वो इतने सब इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, उसको 1 फैराडे कहा जाता है। समझ गए? भाई हम मोल की टर्म्स पे काम करना पसंद करते हैं, इसलिए हमने उसे 1 मोल से गुणा कर दिया। थोड़ा हो जाइए एडजस्ट ना, जगह लगे सब लिख लेंगे। ये बेटे ना ध्यान से, ये जरूरी है। सिटिंग प्लान हो रहा है, एग्जाम होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के आवेश चार्ज को कहते हैं 1 फैराडे। देखो ये 12th क्लास में डेफिनेशन थी, आपको याद होनी चाहिए। 12th का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए आपको एक चीज और सिखाते हैं। अब हमारे पास 1 फैराडे की एक और डेफिनेशन है, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन बताते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को 1 फैराडे कहते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए तुम, क्या इसको क्लियर हो गया? अभी 2 डेफिनेशन और है हमारे पास, वो भी समझनी पड़ेगी, तब जाके क्लियर हो पाएगा क्या करना है। चलो सब यहाँ पे ध्यान दें। देखिए सुनिए, देखो मैं आपके सामने एक एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक मैंने आपके सामने इस तरह से इक्वेशन लिखी, बड़ी कॉमन सी इक्वेशन। मेरे पास एक आयन है एम एन पॉजिटिव, उसने एन इलेक्ट्रॉन लिए और अपने आप को उसने चार्जलेस कर लिया, आवेश रहित कर लिया। कॉमन सी बात, एक कॉमन सी इक्वेशन लिख दी मैंने। अब आप ध्यान से एक काम करिए, इसके ना स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट देखिए। देखो इन कॉफिशिएंट को देखिए, ठीक है? यहां से मुझे एक बात क्लियर हो रही है, उनको साफ दिख रहा है। एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n mole of electrons are
डिपोजिटिंग डिपोजिटिंग 1 मोल ऑफ एन। ये लाइन आपको आई समझ में कहना चाहता एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हो के एन मोल क्या कर रहे हैं, 1 मोल एम को डिपोजिट कर रहे हैं। देखो ये कॉफिशिएंट, देखो ये कॉफिशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के एन मोल, एन के 1 मोल को डिपोजिट कर रहे हैं। देखो यहां से साफ दिख रहा है, अरे भाई यहाँ पे एन लिखा हुआ और यहाँ पे एक लिखा हुआ, इसका मतलब यही तो होता है, ये मोल ही तो है। दिख रहा है साफ साफ, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिपोजिटिंग 1 मोल ऑफ एन। ये लाइन सबको आई समझ। एक चैप्टर आता है स्टोइकोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, पहले वो पढ़ना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद जाके सारी केमिस्ट्री आती है। देखो उसका रोल है। आपको डाउट हो रहा है ना, वो उस चैप्टर के ना पढ़ने की वजह से हो रहा है। अब सुनिए, देखते रहिए। अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें, लेट द एटॉमिक मास ऑफ एम इज एक्स ग्राम, इसको एक्स मान लेते हैं, इसका एटॉमिक मास एक्स ग्राम है, परमाणु भार एक्स ग्राम है, तो मैं कह सकता हूं, देखिए आपको पता हो शायद, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिपोजिटिंग, 1 मोल को क्या कह सकता हूं मैं, एक्स ग्राम ऑफ एम। क्या कह सकता हूं, एक्स ग्राम। आपको पता है किसी का 1 मोल क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट का 1 मोल क्या होता है, ग्राम परमाणु भार। अब मैंने 1 मोल को एक्स ग्राम कह दिया। बोलो बच्चों, देखो हमारा स्टोइकोमेट्री वीक है, कमजोर। हमें अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सारा काम देखो मोल कॉन्सेप्ट कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा अपने पास आगे। जिसको मोल कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा आसान लगेगा। आप उससे कह सकते हो आपने 1 मोल को एक्स ग्राम कैसे कर दिया। अरे भाई किसी एलिमेंट का 1 मोल क्या होता है, एक तत्व का 1 मोल क्या होता है, ग्राम परमाणु भार। मैंने उसे एक्स ग्राम से हटा दिया। कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ऐसे ही नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। मैं 1 मोल को एक्स ग्राम से हटा सकता हूँ। अच्छा अगर कोई आपसे कोई जाओ 1 मोल कार्बन लेके आओ, तो आप कितना लेकर आओगे। नहीं नहीं, कार्बन का परमाणु भार जिसे बोलते हैं 12 ग्राम उठा के लिया ना, बस आप 1 मोल ले आए। ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आएगा, ये सच्चाई है बिल्कुल। देखो ये मैंने एक्स ग्राम से हटा दिया। इलेक्ट्रॉन कितने लिए थे मैंने, एन मोल। अब मैं एक काम और करता हूँ, इलेक्ट्रॉन एन मोल है, बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। 1 फैराडे, तो एन मोल का कितना हुआ, n फैराडे। तो n फैराडे चार्ज डिपोजिट कर रहा है एक्स ग्राम ऑफ एम। ये भी तो कह सकते हैं भाई, n फैराडे आवेश ने उसके एक्स ग्राम को डिपोजिट कर दिया, तो 1 फैराडे कितना करेगा, एक्स बाई एम। आ रही बात सबको समझ, 1 फैराडे करेगा एक्स बाई एन। ये है क्या, एटॉमिक मास। नीचे एन क्या है, एन फैक्टर। देखो ये एन फैक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन संख्या में कितना परिवर्तन आ रहा है, चेनिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एन का आ रहा है। इसका एन फैक्टर एन है, एन। देखो मैंने क्या किया, अब कल की बात देखो, फंडा लगाना। मैंने परमाणु भार को एन फैक्टर से भाग कर दिया, एटॉमिक मास को एन फैक्टर से भाग कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट मास, तुल्यंकी भार। इसका मतलब पता लग गया कि 1 फैराडे क्या होता है। 1 फैराडे वो चार्ज है जो किसी के तुल्यांकी भार को डिपोजिट करता है। आई बात कुछ समझ, कल का लेक्चर था कि कल आपको मैंने सिखाया था, बट इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला सिखाया था। देखो वो तो लग रहा है, ये एक्स बाई एन क्या है, ये तुल्यांकी भार ही तो है। देखो इससे ग्रेट डेफिनेशन आ गई। 1 फैराडे वो चार्ज है, 1 फैराडे वो आवेश है जो किसी के तुल्यांकी भार को डिपोजिट करे। अभी लिखना नहीं किसी को, एक साथ लिखेंगे। थोड़ा पीछे ठीक करा दो, ठीक करवा दो थोड़ा सा, जैसे करवा रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को भी। एक बार दोबारा देखो जरा इसको, एक बार फिर से देखते हैं। देखो एक बार जरा दोबारा देखते हैं इस चीज को। देखो ये सारी चीज यहाँ पे हिडन है।
नोट कर लीजिएगा इसमें। एक लाइन देखो सब एन मोल इलेक्ट्रॉन्स ने एक मोल एम को डिपॉजिट किया था। देखो पहली लाइन को समझो आप। एन मोल इलेक्ट्रॉन्स ने एक मोल एम को डिपॉजिट किया था। मैंने एम का एटॉमिक मास एक्स मान लिया, तो मैं कह सकता हूं कि एन मोल इलेक्ट्रॉन्स ने एम का एक्स ग्राम डिपॉजिट किया था। तो एन मोल इलेक्ट्रॉन्स में एन फैराडे, एन फैराडे ने एम का एक्स ग्राम डिपॉजिट है, तो वन फैराडे कितना करेगा? एक्स बाई एन ग्राम। वन फैराडे करेगा एक्स बाई एन ग्राम। और एक्स बाई एन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। देखो इससे वन फैराडे की नई डेफिनेशन आ गई। वन फैराडे क्या है? एक नई डेफिनेशन आ गई। वन फैराडे वो चार्ज है, वो आवेश है जो किसी के तुल्यांकी भार को डिपॉजिट करे। इसलिए अब तुल्यांकी भार क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। आप कह दो जिस वेट को वन फैराडे चार्ज डिपॉजिट करता है, जिस भार को एक फैराडे आवेश डिपॉजिट करे, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? तुल्यांकी भार। परमाणु भार बटा एन फैक्टर देखो आपके सामने है। बोलो तुषार क्लियर हुआ? इधर गर्ल सबको आ गया समझ? ये सब जाग ही गए, मेहनत करनी पड़ेगी। वहां क्लास में सब घंटे बने कि सुने ध्यान से, लिख भी रहे तो ऐसे नहीं बस नोट कर लिया फटाफट। समझ भी है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो वन फैराडे चार्ज ने तुल्यांकी भार को डिपॉजिट किया। बताओ वन फैराडे मीन्स कितना कितना हो गया? कितने कूलम हो गए? 96,500। तो इतने कूलम्स ने उसने तुल्यांकी भार को ई से रिप्लेस कर रहे हैं। देखो दिस कूलम डिपोजिट्स, अब इसको ई कह दिया हमने, ई ग्राम। तो एक कूलम कितना करेगा? एक कूलम कितना करेगा? ई बाय 96,500। तो जिसको एक कूलम करे उसको जेड कहते थे, जेड। ये जेड की नई डेफिनेशन आ गई। देखो देखो पता लग गया जेड क्या है। जेड को हम हटा सकते हैं ई बाई एफ से। अब पता लग गया जेड को हटा सकते हैं ई बाई एफ से। सब रुक जाए एक मिनट। हमने एक फॉर्मूला सीखा था एम इसको टू जेड आई टी। अब जेड को हटा दीजिए आप ई बाई एफ से। देखो फॉर्मूला बन के आया फाइनल, जिससे हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। एम इसको टू ई बाई एफ आई टी। देखो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला, ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। यहाँ पे एम क्या है? मास। ई क्या है? इक्विवेलेंट मास। एफ क्या है? फैराडेस कांस्टेंट। आई क्या है? करंट इन एम्पियर। टी क्या है? टाइम इज सेकंड। आ रही है बात समझ? देखो ये फाइनल फॉर्मूला आया। और वन फैराडे की डेफिनेशन और निकल के आई, मैं भी लिखवा रहा हूं अपने यहाँ। अब आप आराम से नोट कर। ठीक। वन फैराडे चार्ज क्या होता है? वन फैराडे आवेश किसे कहते हैं? जब गया देखो वन फैराडे की डेफिनेशन और लिख लीजिए आप। वन फैराडे किसे कहते हैं? तुषार नोट कर लिया?
देखो 1 फैराडे इज अ चार्ज, 1 फैराडे वो आवेश है, 1 फैराडे इज अ चार्ज which deposits e gram of a substance, e gram which deposits e क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इसको तुल्यांकी भार कहते हैं। 1 फैराडे इज अ चार्ज which deposits e gram of a substance, एक डेफिनेशन और लिख लीजिएगा, 1 फैराडे is a charge which deposits 1 equivalent of a substance, इसको हिंदी में एक तुल्यांक कहते हैं, 1 equivalent of a substance. 1 Faraday is a charge which deposits 1 equivalent of a substance. अगर सब बुकला देखो जरा, इसका मतलब समझ दो, ये लाइन अब वो आखिरी में क्लियर नहीं होगी, उसको समझ। आपने कभी कहीं भी कभी ये वर्ड सीखा है इक्विवेलेंट, हिंदी में तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक किसी को पता तुल्यांक क्या होता है, तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, इक्विवेलेंट किसी को पता है क्या होता है, बताओ किसी को, तुल्यांक किसे कहते हैं, जैसे मोल होती है ना मोल, ऐसे तुल्यांक भी होते हैं, मैं सिखाता हूँ। देखो इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना, स्टोइकोमेट्री, वहां से आना चाहिए, अब वो हमने किया नहीं भी, क्या देखो इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो सुन ले, एक मिनट, जैसे मोल कैसे निकलते हैं, अच्छा बताओ मोल निकालने जनरल फॉर्मूला क्या है, भार बटा अणुभार, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। जैसे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मोल होता है ना, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट होता है। जैसे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मोल होता है ना, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट होता है। देखो मैंने वो तो लिख दिया, आई बात समझ, देखो ध्यान से, वो नई जानकारी है, ये कहीं आप पीछे ही, अभी कॉलम है। अब इस वेट को हटा दो आप इक्विवेलेंट वेट से, और नीचे तो है ही इक्विवेलेंट वेट, वो आपस में कट गए। इसका मतलब अगर आपने किसी का वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिया, तो इनडायरेक्टली क्या लिया आपने उसका, एक इक्विवेलेंट तो लिया आपने, इनडायरेक्टली क्या लिया उसका, एक इक्विवेलेंट लिया। दोबारा देखो प्लीज, अब हम 1 फैराडे की 3 डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक तो वाली 12th वाली डेफिनेशन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश। दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आई, 1 फैराडे इज अ चार्ज विच डिपॉजिट्स ई ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, बोलो। और एक तीसरी डेफिनेशन आ रही है, 1 फैराडे इज अ चार्ज विच डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। नोट कर लो यहां से, चलो क्लियर हो गया। ये सब सीखना पड़ेगा, इनको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, इनका प्रयोग करना, तब आएगा, देखो सिलेक्शन तब होता है, बहुत मेहनत की जरूरत है। आज नहीं आपके दोस्त, आज फ्राइडे है, जो मना रहे, थक गए, मर्जी है। तो ये आगे सबको समझ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग फैराडे सेकंड लॉ, अगला हेडिंग है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, से फैराडे सेकंड लॉ कहते हैं, द्वितीय नियम से कहते हैं, फैराडे का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ सिखाते हैं, सेकंड लॉ क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सेकंड लॉ किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इस पर मोर देन वन, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो एक से ज्यादा है। सब सुन लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। इसमें सीरीज क्या होता है? सीरीज श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम कहते हैं हिंदी में, फिजिक्स में आता है सीरीज पैरेलल, श्रेणीक्रम समांतर, ये श्रेणीक्रम में सीरीज में जुड़े हुए हैं सारे, ध्यान। अच्छा, सीरीज में जुड़ने से क्या होता है बताओ? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों को सेम करंट मिलेगा सेम टाइम के लिए, दोनों को सेम करंट मिलेगा सेम टाइम के लिए, ये फायदा होता है सीरीज का। और पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाता है। जितने भी घर में सर्किट बनते हैं, जो कमरे के सर्किट हैं सारे के सारे कैसे हैं? सीरीज में, पैरेलल में, सब पैरेलल में है, क्योंकि सबको करंट अलग अलग चाहिए। जो करंट इस फैन को चाहिए वो ट्यूब को नहीं चाहिए, वो टीवी को नहीं चाहिए, फ्रिज को नहीं चाहिए, एसी को नहीं चाहिए, करंट अलग अलग है। दैट्स वाई वो सब सीरीज में नहीं होते, पैरेलल में होते हैं। अगर सीरीज में हो गए तो फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे सारे, जल जाएंगे। अरे वैसे को समझ नहीं हो, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ मान लेते हैं जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे जिंक डिपॉजिट हो गया। देखो सब ध्यान दे रहा है। देखो अब सब रुके एक मिनट के लिए। जब कॉपर डिपॉजिट हुआ, कॉपर की, कॉपर का जो हमारा समीकरण बनेगी, फॉर्मूला बनेगा, वो ये बनेगा, ये पहले लॉ से बनाया मैंने। जब जिंक होगा तो उसका एक्सप्रेशन ये बनेगा, दोनों कर देंगे भाग, जैसे हमने भाग किया, आईटी से आईटी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ जिंक किसके बराबर आ गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। आई बात समझ? इसका मतलब ये हुआ M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2। देखो ये है फैराडे का सेकंड लॉ, M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2। जो मासेस का रेशो है वो सेम है एज अ रेशो ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स। जो द्रव्यमानों का अनुपात है वही तुल्यांकी भारों का अनुपात है। अभी लिखना नहीं है, मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं, M1 अपॉन E1 बराबर M2 अपॉन E2, ऐसे भी कह सकता हूं। इसका मतलब जितने तुल्यांक एक के डिपॉजिट होंगे उतने ही दूसरे के होंगे, जितने इक्विवेलेंट एक के डिपॉजिट होंगे उतने ही दूसरे के होंगे। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, एम अपॉन ई क्या है? कांस्टेंट। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एम ई के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो देखो सेकंड लॉ को हम तीन तरह से कह सकते हैं। पहली बात तो M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2, मासेस का रेशो वही है जो उनके इक्विवेलेंट मास का रेशो है। तो दूसरा फॉर्मूला बनता है M1 अपॉन E1 इसको टू M2 अपॉन E2 मींस जो तुल्यांक एक के होंगे वही दूसरे के होंगे। और तीसरा फॉर्मूला बनता है कि M E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स वाले ऐसे कहते हैं, फिजिक्स वालों से पूछना वो ऐसे बोलेंगे, हम केमिस्ट्री वाले इस तरह से बोल देते हैं। मतलब एक ही है दोनों, सबका मीनिंग एक ही है, इसे फैराडे का सेकंड लॉ है। लेकिन जरूरी है जुड़े हुए कैसे होने चाहिए, सीरीज, ये बहुत जरूरी है श्रेणी क्रम। ओके, क्लियर हुआ? आई बात सबको समझ? देखो एक बात को तीन तरीके से कह रहे हैं, कंपटीशन में कोई कुछ भी पूछ लेगा। लिखो डेफिनेशन, if two or more electrolytes if two or more electrolytes are connected in series, if two or more electrolytes are connected in series, if two or more electrolytes are connected in series, then the ratio of then the ratio of then the ratio of masses deposited then the ratio of masses deposited will be the same as the ratio of masses deposited will be the same as the ratio of
रेशियो ऑफ देयर equivalent masses. The ratio of masses deposited will be the same as the ratio of their equivalent masses. आया समझ? बीच में और लिख के ना एक बात और लिख लीजिएगा, बीच में और लिख लीजिएगा. ऐसे भी कह सकते हैं equivalence of all the substances deposited are same. Equivalents of all the substances deposited are same. Equivalents of all the substances deposited are same. और ऐसे भी कह सकते हैं, बीच में और लिख के फिर लिख लीजिएगा. The mass is directly proportional to equivalent mass. Mass is directly proportional to equivalent mass. देखो सेकंड लॉ को हम तीन तरह से कह सकते हैं. आपको जैसे सूट करे वैसे कर लो. आई बात कुछ समझ? नोट कर ले यहां से फटाफट. लिख ले. दो समीकरण लिखी आपने. आइए फिर और डिवाइड किया इन दोनों को डिवाइड किया ऑन डिवीजन. उसके बाद हमने समीकरण नोट कर सकते हैं फटाफट. तो ये था हमारा फ्रेडो का सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लॉ हमारे फिर बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स. लेकिन इस सवाल भी कर लेंगे इनके ऊपर अभी ना. इस लॉ से पक्का क्वेश्चन आएगा नीट में. अभी कराएंगे रिलैक्स. ऐसा कुछ समझ. सिर्फ में कि एप्लीकेशन लिखो. देखिए सवाल दोनों के ऊपर लिखो, फर्स्ट लो का भी सेकंड लो का भी. फिर हम 10 मिनट का ब्रेक करने के बाद भी करेंगे बस. दीजिए इसमें एनसीईआरटी यहाँ पे लाएगा कोई एनसीईआरटी का इंग्लिश का लीजिए हिंदी में नहीं. चलो एक क्वेश्चन लिखिए बता. कोई बात नहीं इसमें से करा दो एक क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट ना, फिर आगे चलेंगे हम लोग. फिर इस साल वाला सेक्शन शुरू करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे को. रेस्ट कर इससे लिखिएगा. करंट ऑफ a current of 2.5 ampere. A current of 2.5 ampere was passed through copper sulfate solution. A current of 2.5 ampere was passed through copper sulfate solution for 6 minutes 26 seconds. 6 minutes 26 seconds. The amount of copper deposited is. Amount of copper deposited is. ठीक है. देखो इस क्वेश्चन कर रहा है सीधा. आप पढ़िए आराम से. पहले आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उससे आपने करंट कितना पास की 2.5 एम्पियर. कितना टाइम के लिए? अरे बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ.
कॉपर का मास निकालना है। चलिए करें स्टार्ट। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाए? फैराडे सर, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ लगा देते हैं, प्रथम नियम। एम बराबर क्या कहेंगे आप? ई अपॉन एफ आई टी। देखो इसका यूज कर लेते हैं। आया सबको समझ? अब रुक जाइए। देखो मैं सारी वैल्यू रखूंगा, मुझे एम निकालना है। तो एफ की वैल्यू क्या है? 9650। करंट कितना है? 2.5। टाइम कितना है? इसको सेकंड में लेकर आई, सेकंड में लेकर आई। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। कितना हो गया? 396। ये कितना हो गया? 360 226 कितना हो? 356। सही है ना? अच्छा आप सुनो, अभी चाहिए कॉपर का इक्विवेलेंट मास 290 बार। ये बताओ कॉपर का यहाँ पे एन फैक्टर कितना है? देख के बताओ कॉपर का एन फैक्टर कितना है? 2 है। 2 का चेंज है ना ऑक्सीडेशन नंबर में, इसका एन फैक्टर 2 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, दैट इज 2। बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लो, ग्राम में आपका आंसर आया सबको समझ? एम निकालने के लिए ई भी रखना पड़ेगा, एफ भी रखना पड़ेगा, आई भी रखना पड़ेगा, टी भी रखना पड़ेगा। एफ तो कांस्टेंट है 96500। करंट आपको कल आपको आना चाहिए ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के साफ दिख रहा है कि इसकी स्टेट कहां से कहां चली गई? ऑक्सीजन स्टेट के डिफरेंस से निकालना है। इनसे पूछ लीजिए, काफी लोग आए थे तो पीछे बच्चे बैठे हैं, वैसे भी इनसे पूछ सकते हैं। मैंने आप परसों मैंने कहा था कि अगले दिन करेंगे बात, क्या होगी? आप लोग नहीं कराएगा लाइव? हम इससे पूछ लिया करें, वो बताइए। बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पे आसपास ही रहते हैं। लोग ये सबको ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन है और काफी सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम सेल शुरू कर देंगे। अब से अगला हेडिंग ना, अगला पार्ट सेल का होगा, सेल शुरू करेंगे, गैल्वेनिक सेल। आज के लिए इतना ही, मतलब इस वाली क्लास के लिए